गीता बुक्कल जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया। उम्मीद करती हूं कि लोकतंत्र व लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरते हुए और राजधर्म का पालन करते हुए ये सरकार कार्य करेगी। पिछली बार सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक मूल मंत्र देने का काम किया, लेकिन जहां जहां पर हम लोग विपक्ष के विधायक थे, वहां पर हमारे क्षेत्रों के साथ पूरी तरह से भेदभाव होने का काम किया। बीजेपी के बहुत से नेता अभी भी कह रहे हैं कि पिछली बार विधायकों के खातों में हमने पैसा डाल दिया। आप उनको जरूर बताएं कि एमएलए लैड जो दिया जाता है वो किसी विधायक के खाते में नहीं जाता, बल्कि वो सरकार को उस कार्यों को धरातल पर करवाने का काम करना होता है। और अभी भी इस प्रकार की बात की जा रही है, तो मेरा उपाध्यक्ष महोदय आपसे मैं उम्मीद करती हूं, 15वीं विधानसभा का ये सत्र चल रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में बहुत सी बातें कही हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सबका साथ और सबका विकास किया जाएगा, तो हमारे क्षेत्रों के साथ किसी प्रकार से कोई विश्वासघात ना किया जाए। वहां पर जो हमारे कार्य चल रहे हैं, हमारे समय से जो पाइपलाइन में थे, उनको वापस करने की बजाय उस पर पूरी तरह से काम करने का काम किया जाए। कह रहे थे कि सरकार का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। लोकतंत्र में पूरी तरह से इस तंत्र का इस्तेमाल किया गया है। प्रशासन की देखरेख में जिस प्रकार से मैं समझती हूं ये खेल हुआ है। हम ड्रग्स डी एडिक्शन की बात करते हैं, यहां पर ड्रग्स एडिक्शन, नशा बांटा गया और वोट तो बराबर की आई है। 60% लोगों ने बीजेपी की सरकार को नकारने का काम किया है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाला समय बेहतर हरियाणा के लिए हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं। हम पूरी तरह से कॉपरेट करने का काम करेंगे, ताकि हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 की बजाय, क्राइम में नंबर 1 की बजाय, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध में नंबर 1 की बजाय तरक्की में 1 नंबर का राज्य बने। इसकी ओर से, विपक्ष की ओर से हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा हम लोग दे रहे हैं। क्या हालत हो गई आज किसान की। हमारा किसान डीएपी की खाद के लिए लाइन में फिर रहा है। कहां उसको किसान को अपने खेत तैयार करने हैं, खाद मिल नहीं रही है। और आपकी सरकार ये यहां पर उपाध्यक्ष महोदय स्टेटमेंट देती है खाद की कोई कमी नहीं है, तो हमारे झज्जर में क्यों नहीं मिल रही। क्या कारण है कि क्षेत्रों में लाइन लग गई। इतने बार कहने के बाद भी, रिक्वायरमेंट कहने के बाद भी, फोन करने के बाद भी एक भी जगह पर जो है खाद, डीएपी की खाद नहीं मिल रही है। पराली को लेकर केवल किसानों को कहना, क्यों नहीं एनजीटी की गाइडलाइंस को हम पूरी तरह से फॉलो करते, और क्यों किसानों की हम जो है रेड लाइन एंट्री कर रहे हैं और फसल नहीं खरीद की जाएगी। क्यों किसानों को थानों में जाकर आज खाद लेनी पड़ रही है, और हमारे क्षेत्र में फसल हमारी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मुआवजे के लिए हमने बार बार कहा, फिर भी हमारे क्षेत्र में जो है वो मुआवजा देने का काम नहीं किया। हाई टेंशन वायर्स को लेकर लगातार हमारा किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है। कई डेथ हो चुकी है। अभी पिछले हफ्ते भी हमारे क्षेत्र में बुरावास में इसकी वजह से डेथ हुई। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा, हम सोच रहे थे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र का जिक्र होगा, क्योंकि पिछली बार जो घोषणा पत्र बना था उसके लिए ये तय किया गया था एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट किया जाएगा। एक भी मीटिंग उसकी नहीं हुई। माननीय अनिल विज जी उसके चेयरमैन बनाए गए। घोषणा पत्र के पन्नों को भी खोलकर नहीं दिया गया। आज फिर से एक संकल्प पत्र आया है। उम्मीद कर रहे थे कि इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय बताएंगे कि हमारी बहनों को लाडो योजना के तहत 2100 रुपया कब से मिलना शुरू होगा। एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, लेकिन उस पर भी कोई खास चर्चा नहीं हुई। बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा युवा या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, महंगाई से जूझ रहे हैं। हमारा जो युवा है, अभी बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1,20,000 बच्चों को हम सेवा सुरक्षा देंगे। आप उनको पक्की नौकरी क्यों नहीं दे रहे, जब आप कह रहे हैं 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है। तो मैं जानना चाहती हूं इस सदन के माध्यम से कि उपाध्यक्ष महोदय, तो जो अगर 1,20,000 इनको आप समायोजित कर लेंगे, तो क्या ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट है, या 2 लाख नौकरियां जो है वो अलग है। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, कोई शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं, कोई बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन नहीं, कोई डिसेबल नहीं। ये चल क्या रहा है देश में। कौन हमारे जो है इनकी हितों की रक्षा करने का काम करेगा। और इस तरह से बैकडोर एंट्री की जा रही है। परिवारवाद आप कह रहे थे, एक एक परिवार में से 4-4, 5-5 हमारे पास हैं, तो आप सूची टेबल्ड करें
जिस समय ये आपको यहां पर बिल लाने का काम करेंगे। और आप बात कर रहे थे ग्रुप सी और डी की, ग्रुप सी डी के लायक रह गए क्या हमारे हरियाणा के बच्चे जो आईएएस में टॉप करते हैं, इंडिया जो बाहर जा रहे हैं, आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन केवल ग्रुप और सी और डी के लिए हरियाणा के बच्चों को आज क्या कारण है? क्लास 1 और क्लास 2 में उसको बच्चों को नहीं दे रहे। जुडिशरी का रिजल्ट आया, आपने रिजर्वेशन की जो सीटें थी उसको खाली छोड़ने का काम किया और जनरल कैटेगरी में जो है बाहर के बच्चों को भरने का काम किया। क्यों हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में पक्की नौकरी नहीं दी जा रही? यही कारण है कि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, डंकी के माध्यम से विदेशों में पलायन कर रहा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। स्पीकर महोदय का खुद का जो क्षेत्र है, पूरे गांव वहां पर खाली हो गए हैं। बूढ़े माँ बाप यहां पर रह गए, पैसा अपनी जमीन बेचकर वो जा रहे हैं। इलीगल तरीके से उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और हमारे यहां पर जब जॉब की बात आती है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात आ जाए, चाहे कॉलेजेस की बात आ जाए, आप उसमें हमारे नेट जेआरएफ पीएचडी पास बच्चों को नॉन फाउंड सुटेबल कर देते हैं और फिर कह रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही, बैकलॉग को पूरा आप कर नहीं रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं में, क्योंकि शिक्षा में सरकारी स्कूलों में शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ता है, दलितों के, गरीबों के, बैकवर्ड्स के बच्चे पढ़ते हैं। साजिश के तहत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया है, डाइट को बंद करने का काम किया है, जहां पर जेबीटी की ट्रेनिंग और उनकी भर्ती हुआ करती थी। स्टाइपेंड स्कॉलरशिप आप उनको नहीं दे रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पिछली टर्म में कहने लगे थे कि लाखों बच्चों को 21, 22, 23, 24 अरब 24-25 का सेशन आ गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार ना इसको गंभीरता से ले रही है। आरोही मॉडल स्कूल, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में 36 मॉडल स्कूल हमारे समय में बनाए गए थे, टॉप क्लास मॉडल स्कूल थे। उनमें स्टाफ को भर्ती करने की बजाय, उनको पक्का करने की बजाय हमारे टॉपर बच्चों को जो है आप सुविधा देने का काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे कॉलेजेस की मैं देख रही थी, जिस समय कॉलेज में सीटें भरने के लिए एडमिशन की बात आई, मैक्सिमम सीटें हमारी खाली रह गई। क्या कारण है कि हमारा बच्चा आज हरियाणा प्रदेश में भी अच्छी शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं? केवल नामकरण, जो हमारे स्कूल चल रहे थे उनको बदलकर मॉडल संस्कृति स्कूल कर दिया, भिवानी बोर्ड से डिसएफिलिएट करके उसको सीबीएसई के स्कूल बना दिए। क्या बात है? क्या हमारा भिवानी बोर्ड अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकता? क्या कारण है कि उनको पीएम श्री स्कूल में आपने बना दिया? और आपने फिर उसके बाद, मैं कहना चाहूंगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र मैं सुन रही थी, माननीय हमारे जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप कह रहे हैं 2025 तक आप करेंगे। आज तक उसके लिए करिकुलम नहीं डिसाइड हुआ है, कोई वर्कशॉप नहीं हुई है, स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की जा रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ पर शिक्षा को इतनी लोअर प्रायोरिटी पर क्यों लिया जाता है। सैनिक स्कूल खोले जाने की बात हो रही थी लगातार, ठीक है आज हम तीसरी बार विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आप बताएं, मातनेम में सैनिक स्कूल की घोषणा देश के डिफेंस मिनिस्टर पुराने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उसके बाद उस पर कुछ नहीं कार्य किया जा रहा है। और हमारा युवा जो नशे की चपेट में, उपाध्यक्ष महोदय, जो आ रहा है, हम जब गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, हमारी माताएं बहनें रो रो कर कहती हैं हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। नशा क्या कारण है? सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती। नशे की चपेट में आ चुका हमारा ये युवा बर्बाद हो गया है, क्राइम में पूरी तरह से यह इस समय आ चुका है। और बात कर रहे थे एक विकसित हरियाणा की, अभी रिपोर्ट क्रीड की शामिल एक जो है पब्लिश हुई है, बड़ा दुख हुआ। हरियाणवी तो हम भी हैं, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। दुख हुआ कि जो डाटा प्रोवाइडेड बाय द सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, द क्रिड, 70% ऑफ द हरियाणा आर द बीपीएल कैटेगरी। हम किस विकास और विकसित भारत हरियाणा की बात कर रहे हैं? हरियाणा नंबर 1 की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 की बात कर रहे हैं। 70% हरियाणा तो लोगों को आपने गेहूं पर, बाजरे पर, चीनी और 2 लीटर के तेल पर गरीबी रेखा में उनको आप ले आए। केवल क्या खेल चला है इस सरकार में? क्या हुआ 2 सालों में कि 75 लाख लोग जो हैं, 75 लाख लोगों को बीपीएल श्रेणी में इंक्लूड कर लिया गया, जिसमें से मैं कहूंगी फरीदाबाद में, अगर मैं विशेष तौर से बात करूं, फरीदाबाद में आपके 1,98,90,964 बीपीएल धारक वहां पर कैसे ऐड हो गए, कैसे बढ़ गए वहां पर? और हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन तो केवल 2,80,00,000 है, और उसमें से ये हालत हो गई कि आप इसमें जो है इस तरह से ये जो टोटल बीपीएल की, सॉरी, जो हमने बीपीएल की संख्या बताई 2,80,00,000 में से हमारे 1,98,90,000
964 व्यक्ति जो है बीपीएल में आ गए। और फरीदाबाद में जो अगर मैं बात करूं, हमारे जो है 14,29,691 लोग बीपीएल कैटेगरी में आ गए। और यही सीएम सिटी, जो पहले सीएम सिटी थी अब स्पीकर सिटी है, ये उसमें आ गए। तो क्या आप मुझे उपाध्यक्ष महोदय आप ये बताएंगे, जो बीपीएल श्रेणी में आए हैं, तो क्या बीपीएल के लाभ, जो 100 गज के प्लॉट है, जो स्कॉलरशिप है, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो हाउसिंग सुविधाएं हैं, जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप सभी इन बीपीएल को देने का काम करेंगे? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को गंभीरता से इस पर संज्ञान लेने का काम करना चाहिए। बात हो रही थी सुरक्षित एक हरियाणा की। असुरक्षित श्रेणी में हमारा ये हरियाणा आज के समय में आ चुका है। अभी बात कर रहे थे, बड़ी खुशी से कहा कि हमने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का उपवर्गीकरण कर दिया। इसमें क्या अच्छा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक एडवाइजरी दी थी और सबसे पहला राज्य आप बना उपवर्गीकरण करने में। अच्छा होता अगर आप उस बैकलॉग को भरने की बात करते, अच्छा होता आप उस रोस्टर सिस्टम को लागू करने की बात होते, अच्छा होता आप अच्छे रोजगार देने की बात करते। ठीक है, आपने कर दिया। किस बेस पर कर दिया? अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, केवल और केवल डिवाइड एंड रूल, बांटने का काम करने का काम आपने इसमें किया है, केवल और केवल। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति के लाभ के लिए सबसे पहला राज्य बनते हुए डीएससी और नॉन डीएससी करने का काम किया है। कोई बात नहीं, आप उनको भी दें, हम ये नहीं कह रहे, आप हक तो दें, आप हक तो देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूं, इस असुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटने का काम? तो जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस मैं लेकर पूछना आए। चाहता हूं, ये अपने लीडर से, अपने नेता से, देश के नेता से, प्रदेश में तो कोई है इनका लीडर, क्यों नहीं है? आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके। अपने नेता से बयान दुआए कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते, दो बयान। मैं तो अभी भी नहीं कह रही दो बयान। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बयान देते हम लोग? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा आप पूरे देश में करें, उपाध्यक्ष महोदय, देश में करें, दो बयान। मंत्री जी पहले इस बात यहाँ तो पे, लीडर है नहीं, मंत्री जी पहले इस बात पे चर्चा चली है कि आप क्यों हिम्मत नहीं करते बयान लेने का भी हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम मंत्री जी कृपया आप बैठिए प्लीज। आप बैठो एक बार। उपाध्यक्ष, ये क्या हिम्मत बता रहे हैं? मंत्री जी बैठिए प्लीज। आप मंत्री जी आप बैठिए प्लीज, क्योंकि पहले इस बात पे चर्चा हुई है कि एक विधायक जब बोलेंगे तो बीच ये मंत्री हैं, इनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। ये बात करे वर्गीकरण, आप जवाब देते समय मैंने स्पीकर सर से पूछ के बोला हूं मैं। आपने स्पीकर सर परमिशन दी है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। सवाल इस बात का है क्या नहीं बोलना चाहिए, वो पहले सोचो। आप क्या बोलते हो, ठीक है, वाजिब बात है। वर्गीकरण की बात करी, ये नहीं इन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय में हुआ था 1993-94 में, कोर्ट ने स्टे कर रखा था। मंत्री जी एक मिनट पहले, मंत्री जी बैठिए। आप मंत्री जी बैठिए प्लीज। पहले इस विषय पे बैठिए, क्योंकि पहले इस बात पे चर्चा हुई है कि जब तक एक विधायक बोलेगा बीच में कोई बोलेगा नहीं। प्लीज फैक्ट्स पे बोलो उपाध्यक्ष जी, मैं फैक्ट्स पे बोल रहा हूँ। ये कांग्रेस ने दिया था और एक कोर्ट से स्टे था, अब सुप्रीम कोर्ट कोई का भी डिसीजन आ गया। बार बीच में ना बोले जब तक बिना परमिशन के, क्योंकि इससे पहले नहीं ऐसे चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी। नहीं इस प्रकार से चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से बीच में मत कीजिए। आपको समय दिया जाएगा, आप तब बोलिएगा। प्लीज बैठिए मंत्री जी, बैठिए, क्योंकि ये पहले ही बात चली है कि बीच में ऐसे नहीं कोई बोलेगा और बिना चेयर से पूछे कोई व्यक्ति नहीं बात करेगा। इस वक्त पे बात हुई, प्लीज। विधायक थे, जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, फूलचंद मंत्री जी प्लीज बैठिए मंत्री जी बैठिए। मंत्री जी इसकी गरिमा रखिए, सदन की गरिमा के अनुसार चलिए, बैठिए। उपाध्यक्ष महोदय,
मेरा अनुरोध है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, मैं केवल आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहती हूं, ठीक है आपने किया, लेकिन आपने दिया क्या है? केवल डिवाइड एंड रूल दिया तो कुछ भी नहीं। क्या आप उनको लाभ देने का काम करेंगे? क्या पक्के सफाई कर्मचारी लगाने का काम करेंगे? हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पक्के सफाई कर्मचारी, आज आप उनके साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। शिक्षा आप दे नहीं रहे, स्कॉलरशिप दे नहीं रहे, स्टाइपेंड दे नहीं रहे, पढ़ा उनको नहीं रहे, जॉब्स में आपने कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में दे रहे थे, भर्ती आप कर नहीं रहे, स्कूल कॉलेज आप बंद कर रहे हैं। इस तरह का क्या व्यवहार है? केवल शेड्यूल कास्टों को कमजोर करके आरक्षण के लाभ को खत्म करने की सोची समझी हुई एक साजिश है। एक सुरक्षित हरियाणा की बात अध्यक्ष महोदय हम लोग कर रहे थे। पहले हमारा क्राइम में आज जो नंबर 1 है, ठीक कहा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, ये हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, कोई ये भीख नहीं है, और इस अधिकार को हम लोग जाने भी नहीं देंगे। जिस प्रकार से ये नाटक यहां पर हुआ है, और संविधान जिस समय सौंपा गया, केवल एक बात कही थी, बहुत ही उम्दा संविधान दिया जा रहा है, केवल अगर संविधान अच्छे ढंग से लागू नहीं होगा तो उसको लागू करने वालों में कहीं ना कहीं कमी होगी। और आज एक ऐसा प्रदेश जिसमें रक्षक भक्षक बन रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, वर्किंग प्लेस पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब बोल रहे हैं तो बीच में परेशान करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वी नीड योर प्रोटेक्शन। ये कोई तरीका नहीं है कि जब एक सरपंच को एक विधायक क्या कहते हैं फील आ जाती, दिस इज द वे टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वुमेन। जो चुनी हुई महिलाएं आती हैं उनके साथ इस तरह से अभद्रता करना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करने का काम करती हूं। आपके उसकी जरूर इस बात को कहना चाहती हूं, एक अच्छे वातावरण को देने का प्रयास ये सरकार करे। बहुत जोर शोर से खेल के क्षेत्र की बात कही गई, मैं बधाई देना चाहती हूं हमारे खिलाड़ियों को जो बहुत मेडल लेकर आए। 6 में से 4 मेडल जो हैं हमारे हरियाणा के आए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन 6 में से जो 4 मेडल आए उसमें से 3 मेडल हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र के आए। हमारे जो हैं मनु भाकर गोरिया से, जिनके हम तो सोच रहे थे कि वहां पर जो है आदर्श ग्राम बनाने की हम लोग बात करेंगे। हमने उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो है आदर्श ग्राम बनाने की बात कर रहे थे, वहां हमारा गोरिया गांव डूबा पड़ा है, फसलों का मुआवजा तक नहीं दे रहे। हमारा एक अमन सहरावत बिरोड़ से लेकर आया, आपने आज तक जो हमारे पैरालंपिक के खिलाड़ी हमारे यहां से लेकर आए, आज तक उनको जो है उनका अवार्ड मनी नहीं दिया गया है। इस पर क्यों नहीं आप जवाब देते? और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट जारी किया स्पोर्ट्स को लेकर, हरियाणा में हम मेज थपथपा रहे, थपथपानी चाहिए, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने अच्छा काम करने का काम किया है। लेकिन जब भारत सरकार के खेलों का बजट देने की बात थी तो गुजरात को पैसा दिया गया, हरियाणा को पैसा क्यों नहीं दिया गया? खिलाड़ियों का मान सम्मान नहीं किया जा रहा, खेलों में अवार्ड मनी नहीं दिया जा रहा, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह से जो है बदहाल चुका है। आवारा बेसहारा पशु, अभी माननीय मंत्री जी खड़े हुए, पिछली बार इसी तरह से माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी भी खड़े हुए थे। जब मेरा प्राइवेट मेंबर बिल लगा था, 2 घंटे आवारा बेसहारा पशुओं पर बंदरों की वजह से जो आतंक हुआ, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो डेथ हो रहे हैं, जो गौ माता हमारे गौवंश बायोवेस्ट कूड़े के ढेर खा रहा है, इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसके आंकड़े हमने पिछली बार टेबल किए थे। 2 घंटे चर्चा हुई, रिजल्ट 00, उससे भी ज्यादा जो है नंदी हमारे सड़कों पर जा रहे हैं जिससे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है, उस पर विचार किया जाना चाहिए कि पिछली बार भी चर्चा हुई और आज भी उसमें कुछ नहीं हुआ। और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई। स्पीकर महोदय के क्षेत्र में कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी, जब हमारी सरकार गई, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमने बनाया था, वहीं पर यूनिवर्सिटी बननी थी। तीसरी टर्म हो गई सरकार की, आज तक कुटेल में वो यूनिवर्सिटी बनकर तैयार नहीं हुई है। और उसके अलावा रेवाड़ी में एम्स की बात कही, तीसरा टर्म निकाल दिया। क्या बार बार कांग्रेस को कोस रहे हैं आपने खुद क्या किया है? कांग्रेस रिवाड़ी में एम्स का फाउंडेशन रखकर बात खत्म, क्या मेडिकल सुविधा वहां पर एम्स देने का काम किया? श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, उसको आज तक आपने बनाने का काम नहीं किया। हमारे झज्जर में, बारसा में 10 सुपर स्पेशलिटी प्रोजेक्ट्स हमारी कांग्रेस की सरकार में मंजूर किए गए थे, वो सारे के सारे वापिस कर दिए। सरकार को फर्क नहीं पड़ता। आईआईटी का एक्सटेंशन सेंटर आना था, बार बार विपक्ष में भी कुलदीप वत्स ने और हमने आवाज उठाई, आज तक उसको आपने शुरुआत करने का काम नहीं किया। आपने क्या किया? जो एमबीबीएस की फीस
40,000 होती थी उसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया। नीट के टॉप बच्चे जो हैं प्रदेश छोड़कर चले गए और मेडिकल सुविधाओं से हमारा प्रदेश जो है पूरी तरह से वंचित हो रहा है। न केवल मेडिकल की कमी है सुविधाओं की, बल्कि पैरामेडिकल की भी बहुत ज्यादा कमी है। इस पर भी सरकार जो है पूरी तरह से ध्यान देने का काम करे। केवल 1 ही मिनट में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, पिछला अभिभाषण भी मेरे पास है और ये भी अभिभाषण है। स्मार्ट सिटी की बात की गई, बद से बदतर होते हुए सड़कों के हालात, फोटो वीडियो सबके साथ हमने कहा एक पैच वर्क तक भी हमारे झज्जर में या पूरे हरियाणा में लगाने का काम नहीं किया। बात करते हैं 152 की या किसी की, केवल और केवल जहां पर टोल दिया जाता है वहां पर केवल और केवल जो है सड़कें थोड़ा सा, क्योंकि वो तो पैसा दो और सफर करो, वहां पर कोई सुविधा नहीं है। और आज के समय में लास्ट बात, जो वातावरण दूषित हुआ है, जो ये वातावरण बना है, वातावरण भी खराब हुआ है और साथ साथ में पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हुआ है। इसे हमें सबको मिलकर हमारी ये जिम्मेवारी बनती है। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम लोग अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से उठाने का काम करें और ये जो पॉल्यूटेड है एनजीटी की गाइडलाइंस को माने और इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का हमें काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सदन अगर अच्छे से चलेगा, हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से कतई नहीं। आप प्रदेश का सर्वांगीण विकास करें, 90 के 90 हलकों में पूरी तरह से विकास का काम करें, हम आपका पूरी तरह से साथ देंगे। और महामहिम राज्यपाल अभिभाषण में जो माननीय महामहिम जी ने कहा है, बहुत सारी बातें रिपीट है, उसको धरातल पर भी कार्य करने का काम करें। आपका बहुत